हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मेरी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपी कांस्टेबल की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, आज का जो हमारा सेट है, सेट नंबर 15 है। अब तक 14 सेट हो चुके हैं। अगर आप 14 सेट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो आपको 70 क्वेश्चन पर सेट से 5 क्वेश्चन जो होंगे, जो आपको बनाने लायक होंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। नहीं है तो सारे बनाने होंगे, ठीक है ना। वहाँ से आप अप्रोच देख लीजिएगा, कंसेप्ट समझ लीजिएगा, सब कुछ। अगर आप पूरे क्वेश्चन आप बना लेते हैं सारे, जितने भी सेट में करा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है कि यदि x स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, तो 5 स्टार 4 का मान। मतलब कहने का है कि अगर एक्स स्टार वाई लिखा है ना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्स स्टार वाई जो लिखा है, जिस प्रकार से एक्स स्टार वाई को एक्स प्लस 3 मतलब एक्स के साथ 3 ऐड किया और वाई के साथ 1 घटाया, इसका स्क्वायर कर दिया, वैसे ही इसके साथ करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये एक्स है और ये क्या है, ये वाई है, तो क्या लिखेंगे हम, सेम एज इट इज लिख देंगे कि 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1, ठीक है ना। और जब 5 प्लस 3 किया तो 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 3 18 और 4 3 12, मतलब कहने का ही कितना हो गया कि 192 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक्स स्टार वाई लिखा था, मतलब एक पैटर्न है, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ये जिस पैटर्न पे बना है कि एक्स के साथ 3 जोड़ के उसका स्क्वायर किया गया और वाई के साथ 1 घटा के इसके साथ से मल्टीप्लाई कर दिया गया, वही सेम हमने काम किया कि 5 के साथ 3 जोड़ा, स्क्वायर किया, और 4 के साथ 1 घटाया और मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सो आंसर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। अगर मैं मीटर बदलूंगा इसको तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं कह दूंगा कि चक्के की जो त्रिज्या है ना, क्योंकि इन बातों को पहले ध्यान देना होता है यूनिट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.21 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप मेरी बात समझिए कि मान लीजिए कि एक साइकिल का पहिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ये इस प्रकार से, क्लियर। तो मैं क्या कहूँगा कि जो इसकी जो परिधि है ना, इसकी जो परिधि या परिमाप है, उसे हम कहेंगे कि 2 पाई आर। 2 पाई आर किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में जो पूरा किया जाता है वो उसकी मतलब परिधि के बराबर होता है। तो मैं लिख दूं क्या इस बात को कि किसी पहिए द्वारा पूरा किया गया एक चक्कर, पूरा किया गया एक चक्कर उसके परिमाप के बराबर होता है, मतलब उसकी परिधि के बराबर होता है, परिमाप नहीं बोलेंगे यहाँ पे, उसकी परिधि के बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है। समझिए बात को, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो मतलब कहने का है कि मान लीजिए कि साइकिल का पहिया इस पॉइंट पे है, आप कहेंगे यस सर। अब जब ये चलेगा ना तो ऐसे दूरी तय करते हुए आएगा, तो ये दोबारा से घूम के यहाँ पे पहुँचेगा। तो इसका मतलब है कि जब ये ऐसे चल रहा है और जैसे ही दूरी मतलब ऐसे घूमेगा ना ये, तो ये फिर से यहाँ जब आ जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये मैच किया, तो हम कहेंगे एक चक्कर पूरा किया। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर एक चक्कर पूरा कर लिया इतनी दूरी को, तो ये जो दूरी होगी ना, ये वाली दूरी इस पहिए की परिधि के बराबर होगी। तो मतलब कहने का हुआ कि किसी पहिए के द्वारा, है ना, किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर जो पूरा किया जाता है वो बराबर होता है हमेशा उसकी परिधि के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 924 मीटर की दूरी, ठीक। तो जब 924 मीटर की दूरी है और एक चक्कर से डिवाइड कर दो तो चक्कर आ जाएगा, टोटल कितने होंगे, तो एक चक्कर क्या होगा 2 पाई आर, है ना। तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक। तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और आर की वैल्यू कितना है 0.21 है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा 100 कर दूंगा, पॉइंट हट जाएगा। क्लियर है। ये मल्टीपल है 22 चौक 88 और 22 दूना 44, 22 चौक 88, 22 दूना 44, ठीक है ना। और 21 दूना 42 हो जाएगा, कट गया, तो 100 सत्ते कितना आ जाएगा 700। इसका मतलब है कि 700 चक्कर क्या किया गया, वो उस लगाना पड़ेगा 924 मीटर की दूरी तय करने में,
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? 924 मीटर की दूरी तय करने में उसे 700 चक्कर लगाने होंगे अगर पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। करा कि x1, x2 और x3 का औसत 14 है। ठीक है, x2 और x3 के योगफल का 2 गुना 50 है, तो x1 का मान क्या है? सीधी सी बात है कि अगर तीन x1, x2, x3 तीन संख्याएं हैं, इनका औसत 14 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 14 3 42 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस जो x3 है ना, वो कितना हो जाएगा? वो 42 हो जाएगा। ठीक है, x2 और x3 के योगफल का 2 गुना, मतलब मैं ये कहता हूँ कि x2 और x3, ऐसा कह रहा है सवाल में, इसके योगफल का 2 गुना किसके बराबर है? ये 50 के बराबर। ये कट जाएगा तो मैं कहूँगा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो x1 का मान क्या होगा? आपने x2 प्लस 3 का निकाल लिया है, x2 प्लस x3 का मान कितना निकाला आपने? 25, और ये कितना है? 42 है। तो यही क्या है? x1 प्लस, तो डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे, 15 2 कितना आ जाएगा? 17। x1 की वैल्यू, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। सो x1 की वैल्यू ही हमसे पूछा है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? मतलब कहने का कि जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है मैंने एज इट इज कर दिया, कुछ भी अलग से नहीं किया है। आगे चलते हैं। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से और अर्धवार्षिक ब्याज पर 400 रुपये का मूलधन, क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल 3/2 वर्ष में कितना मिश्रधन बन जाएगा? ठीक है ना, आपसे यहाँ पे कितना मिश्रधन बन जाएगा, मतलब अमाउंट आपसे पूछा है। मिश्रधन मीन्स क्या होता है? अमाउंट पूछा है। मेरी बात ध्यान समझना। तो मैं इस सवाल को ओरल कर सकता हूँ, लेकिन पहले टाइम देखो कितना है। 3/2 का मतलब हुआ कि 3/2 वर्ष जो लिखा है, इसका मतलब है कि 1.5 वर्ष। ठीक है ना। सवाल में क्या कह रहा है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक दे है। रेट तो कितना दे रखा है बेटा? रेट तो 10% दिया है, रेट 10% दिया है, लेकिन जो हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, कैसा है? हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। कहने का मतलब है कि पहले 1.5 साल में, पहले 6 मंथ में ब्याज भरेंगे, फिर क्या करेंगे? 6 मंथ में ब्याज भरेंगे, फिर से हम 6 मंथ में ब्याज भरेंगे। तो भाई रेट 10% है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो रेट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, अर्थात 5% आएगा। 5% आएगा। तो आप सवाल बहुत आराम से बना सकते हैं। कैसे? अब आप चाहे जो लॉजिक लगा दीजिए, चाहे तो आप रेशियो लगा दीजिए, या 5% की दर से, मतलब पहले 6 महीने पे 5%, फिर 5%, उसके बाद फिर से 5%, तो 5% की दर से 3 साल का जो CI होता है वो 1575 होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं इधर बताता हूँ। जैसे क्या लिखा है कि जब 5% लिखा है ना, इसको क्या लिखूंगा मैं? 1/20। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल ये है, और ये क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना। तो अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेंगे। ध्यान देना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लिया, तो प्रिंसिपल 20 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और ये 20 है तो 21। ये हर 6 महीने पैसा होगा। तो आप कहेंगे सर ये कितना बन गया? 8000 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 4 से 41, 92 61 होता है आई थिंक। 21 का क्यूब कितना होता है भाई? 441, और 21 को गुणा करो तो 21 एकम 21 के 1 हासिल 2, 21 चौक 84, 2 86 के, और 21 चौक 84, 6 90 2 92। ठीक है, 92 61 होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपसे इतने की वैल्यू पूछा, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 8000 की जो वैल्यू है ना, वो 8000 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, वो 400 दे रखा है। तो आपसे 92 61 की वैल्यू पूछा गया है। तो 2 जीरो यहाँ से कट करेंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 20 80, 4 20 80। इसको 2 से कट करेंगे और 10 रहेगा, तो वो ऐसे कट कर देता हूँ। 2 दहम 20। ठीक, तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 तें 6, दशमलव लगा 2 पंचे 10। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 46। हाँ, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 तें 6, है ना। फिर दशमलव लगाया, ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा यहाँ पे कि आपकी जो वैल्यू आ रही है ना 463.05, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दहम 20। ठीक है ना। तो सही कट किया, 2 जीरो यहाँ कट किया, और इसको तो 4 20 80 हो गया। ठीक है, 2 दहम 20 और 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 तें 6, है ना,
और 0 बार जाएगा बेटा, 2 3 6, यहाँ पे क्या जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। अब 0 बार जाएगा तो समझ लो 5 हो गया। और जब इसको 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 463.05 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 10 था। तो ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा कैलकुलेशन में। बात समझ में आई कि नहीं है? ये तो हमने लगा दिया रेशियो मेथड। क्या लगाया? रेशियो मेथड लगाया। अगर आपको ये नहीं करना है और आपको पता है पहले से क्या कि और जल्दी आप कर सकते हैं, हालांकि यही सवाल था 20% का 20 गुणे 20 8,000 हो जाएगा, 21 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9261 हो जाएगा। ये चीज़ें याद हो तो आप डायरेक्ट लिख देते पेपर में कि 8,000 की जो वैल्यू है ना वो 400 है, ध्यान समझना। तो 9261 की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, 9261 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अच्छा, यहाँ पे इससे भी ये भी बता सकते हैं कि आंसर जो कुछ भी होगा वो आपका 9 का मल्टीपल बनेगा, 9 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है ना। तो 9 का मल्टीपल कौन कौन थे, ये नहीं था, 6 3 9 5 4 9 ये भी नहीं है, और 6 3 9 5 4 9 ये है, 6 3 9 4 2 6 ये भी नहीं है। तो मल्टीपल से हम चेक करते हैं तो डायरेक्ट आंसर ये बनाते हैं। बोलो कैसे भाई? आप ये देखिए कि 9 6 15 2 17 1 18, ये 18 का मतलब कि ये नंबर 18 है, 9 से कटेगा, इसका तो 9 का मल्टीपल है। तो पूरा जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कट करेंगे, जो कुछ भी आएगा पॉइंट में ये 9 से मल्टीप्लाई में रहेगा, तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि ये 9 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है ना। तो समझ में बात आई कि नहीं? अच्छा, दूसरा तरीका क्या था कि 5% की दर से 3 साल का जो CI होता है 5% की दर से वो 15.7625 होता है, ठीक है ना। हालांकि आंसर बहुत पास में था इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, ठीक है। तो आप ये कहते कि 100% की वैल्यू कितना है, 100% की वैल्यू 400 है, ठीक है ना। तो आपको 100 मतलब कि 115.7625% की वैल्यू निकालना होता, ठीक। बस तो ये इससे कट जाता, तो यहाँ पे 4 इसको मल्टीप्लाई करते तो इतना पता हो गया था कि 15 चौको 60 मतलब 460 तो आना ही आना था, उससे बड़ा आंसर आएगा। कितना बड़ा आएगा? तो मैं कहूँगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 छंग 24 के 4 और 4 सते 28, 2 30, कितना ये होगा 460.3 समथिंग आ रहा है ना। तो 460, अच्छा यहाँ पे था ना कितने 3 डिजिट लेगा 63, 463.04, तो आपका ये 048 आ रहा है ना, 048 आ रहा है। तो आप यहीं पे क्या कह देते हैं कि 5 आ जाएगा, क्लियर है ना। कितना आ जाएगा? 463.05 आ जाएगा। पर इतना करने की ज़रूरत क्या थी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जा रहा था, तो आपका सवाल बन गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कराए कि 248 प्लस √52 प्लस 144, बेटा रूट में दिया है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप कहेंगे यस सर है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक गलती हुई है, गलती ये हुई है बेटा, ये पूरे के ऊपर रूट लगेगा नहीं, सवाल का आंसर कहाँ पाएगा फिर? तो इसका मतलब है कि ये पूरे के ऊपर एक रूट लगा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, रूट के अंदर रूट है। तो आप देखिए कि इसकी वैल्यू कितना हो गई, मतलब ये है, फिर ये है, इसका ये, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई? 12 आ गई। और जब 12 जुड़ेगा इसके साथ 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 को क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। और इसके साथ 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 256। और 256 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्लियर है। हालांकि सवाल ऐसा होना चाहिए था, नहीं तो आप 12 की वैल्यू जब यहाँ पे निकालोगे, अगर मैं इसको ऐसा ना करता तो देखो क्या लिखा था, ये 200, आप देख लीजिए खुद ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर क्या बन पाता। आता ही नहीं, फिर पॉइंट में आ जाता, और पॉइंट में आता तो जैसे ये लिखा था कि 248, ठीक है ना, प्लस √52 लिखा है, मेरी बात ध्यान समझना, √144 लिखा है। ये तो अच्छी बात है कि इसकी वैल्यू 12 आ गई। अब आप इसके साथ कैसे इसको जोड़ दोगे? नहीं जोड़ पाओगे ना। इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू ये ऐसे नहीं लिखी, इसके अंदर में ये लिखी है और इसके अंदर में ये लिखी है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ सवाल को सही से, ये ऐसे लिखा गया है, 248 रूट लिया गया प्लस फिर ऐसे लिया गया और 52 लिखा गया प्लस यहाँ पे क्या लिखा गया? 144 लिख दिया गया, ठीक है। तब जाके आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 16 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्लियर है बात। आगे चलते हैं। करा कि 5a - 2b रेशियो 2a + b इज इक्वल टू 7:10 है, तो a रेशियो b क्या होगा? बहुत आसान है, आप ये कहेंगे कि 5a - 2b अपान 2a + b।
जितने वेरिएबल है सबकी जो पावर है वो सेम है, पावर सेम है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना। क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे ए रेशियो बी ही तो निकालना है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 10 × 5 = 50 है और 7 × 2 = 14, तो 50 और 14 कितना हो जाएगा, 36A, कितना हो जाएगा, 36A हो जाएगा, ठीक है ना। 36 × 4 = 40 × 50 और इधर 10 × 20 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो 20 × 7 कितना हो जाएगा, 27B हो जाएगा। तो जब A/B लिखूंगा बेटा, रेशियो ही तो मुझसे पूछा है, तो ये 27/36 बनेगा, तो 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, तो 3:4 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस सीधे, ठीक है ना बात। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 3 घंटियाँ 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, कितने बजे वो तीनों एक बार फिर एक साथ बजेंगी। कहने का मतलब है कि 3 घंटी हैं, ठीक है ना। अगर मैं घंटी बनाना चाहूँ तो एक घंटी ये है, एक घंटी ये है, ऐसा दिया है ना इसके अंदर, और एक घंटी आपकी ये 3 घंटियाँ हैं जो हर 9 सेकंड के बाद बजती हैं, हर 9 सेकंड के बाद बजती हैं। ये 9 सेकंड, फिर 9 सेकंड, फिर 9 सेकंड। ये वाली है जो हर 12 सेकंड के बाद बजती है, हर 12 सेकंड के बाद बजती है, हर 12 सेकंड के बाद बजती है। और ये वाली जो है वो हर 15 मिनट में है, सब मिनट में, हर 15 मिनट बाद बजती है। क्या है, मिनट, हर 15 मिनट बाद बजती है। तो मैं कहता हूँ कि करा कि सभी प्रातः 8 बजे बजी, तो कितने बजे वो तीनों फिर से एक बार बजेंगी। तो ऐसे सवालों में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आप एलसीएम ले लेंगे किसका, कि एलसीएम लेंगे 9, 12 और 15 का। तो 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105। मैं सिंपल से कहूँगा कि इनका एलसीएम जो आएगा भाई, यहाँ से 15 तो है, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, मतलब कि 5, 9 × 5 = 45 है ना। और 45 चौका कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब इनका एलसीएम जो आएगा वो 180 आएगा। आपको नहीं समझ में आया, देखिए कैसे कि निकाला मैंने। मैं ये कहता हूँ कि 9 लिखा है तो एक तो फैक्टर में है ही, और 12 को मैं क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे सर 3 × 4 लिखूंगा, और 15 को मैं क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे 3 × 5 लिखूंगा। तो 9 × 4 × 5, 5 × 20, 2 × 18, कितना हो जाएगा, 180, 180। इसका मतलब 180 मिनट के बाद ये सभी क्या होंगी, एक साथ फिर से बजेंगी। तो 180 मिनट बाद घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ये मिनट था, अभी कितना हो गया, 6 × 3 = 18, ये 3 घंटे में आ गया। इसका मतलब है कि 8 बजे सभी घंटियाँ बजी थी, अब 3 घंटे बाद 8 बजे बजी थी, और 3 आवर और जोड़ दो इसमें, तो आप कहेंगे सर 11 बजकर वो जो होगा AM ही रहेगा। कब बजी थी, प्रातः मतलब सुबह बजी थी, तो 11 AM पे एक साथ फिर से दोबारा बजेंगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। करा कि 4, 7 एवं 12 का चौथा समानुपात निकालें। 4, 7, 12 का चौथा समानुपात। मैं कहता हूँ कि 3 संख्याएं अगर दी हैं कि ABC, और जो फोर्थ प्रपोर्शन है इनका चौथा समानुपात जो है वो कितना है, अगर x है, तो इनको लिखने का तरीका होगा A/B प्रपोर्शन C/X, है ना। तो इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो, हमें x निकालना है। तो मैं कहूँगा कि BC/ क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड और थर्ड टर्म, जो मिडिल वाली टर्म है, मतलब कि सेकेंड और थर्ड टर्म को गुणा करो और डिवाइड बाई क्या कर दो, फर्स्ट टर्म से कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जो फोर्थ प्रपोर्शन होगा हमारा, जो फोर्थ प्रपोर्शन आएगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 × 12/4, तो 4 × 3 = 12, और हो कितना जाएगा, आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना। तो आगे से जब पेपर में सवाल आएगा तो ये सब आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ प्रपोर्शन के लिए हमेशा देखो, जब मीन प्रपोर्शन निकालना होगा अर्थात मध्यानुपाती, तो 2 संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है ना, तो दोनों का रूट ले लेंगे, ठीक है। और जब थर्ड प्रपोर्शन निकालना होगा तब भी 2 संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है। तब आपको क्या करना होगा कि लास्ट की जो संख्या AB दी है तो B² कर देना होगा। और जब फोर्थ प्रपोर्शन निकालना होगा तो 3 संख्याएं दी रहेंगी, तो आप दोनों को क्या करो, गुणा किया और डिवाइड बाई पहली संख्या कर दिया। तो अगर ABC है तो BC/ क्या होता है, A होता है। फोर्थ प्रपोर्शन के लिए फार्मूला याद रखो। चलो, तो 20 महिला एक काम को 16 दिनों में करती हैं
और उसी काम को 16 पुरुष 15 दिनों में करते हैं, एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता अनुपात क्या है? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर महिला की क्षमता M है, सॉरी W है, और पुरुष की क्षमता M है ना, तो 20 महिला, एक महिला की क्षमता W है, तो 20 महिला की क्षमता कितना हो जाएगा? 20 W हो जाएगा। और कितने दिन में? 16 दिन में काम करती है ना। एक महिला W काम करती है तो 20 महिला 20 W काम करेगी, और इंटू 16 तो 16 दिन में इतना काम टोटल करेंगी। कह रहा उसी काम को अगर मैंने कहा पुरुष, तो एक मैन आर की क्षमता M है, तो 16 की क्षमता 16 M हो जाएगी, और यहीं पे 15 दिनों में इस काम को पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा एक पुरुष और एक महिला, तो यहाँ पे मैंने माना ही वही है, एक महिला की क्षमता W है और एक पुरुष की क्षमता M है, तो यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 5 चौक 20 होगा, और यहाँ पे बेटा 5 नहीं कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो W अपान जब हम M लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर 3/4। हमसे पूछा एक पुरुष और एक महिला, तो पुरुष क्या है ये? तो एक मैन और वुमेन की रेशियो का मतलब रेशियो पूछा है, तो मैन कितना है? 4 क्षमता है, और उनकी कितना है? 3 है। अनुपात पूछा है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आप क्षमताओं को जो महिलाएं हैं W मान लो, वुमेन W, और पुरुष की M मान लो। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद आबादी में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है ना। आपसे यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या चेंज आएगा, मतलब कि 5% की दर से बढ़ रही है, तो आप यहाँ पे CI लगा दोगे। तो 5% की दर से, अभी मैंने पीछे बताया था कि 5% की दर से 3 साल का अगर रेशियो लगाओगे तो 8,000 से 9261 होता है। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या बताया था, अब इसी सवाल पे आ जाते हैं, फिर देखो यहाँ से आंसर कर लेते हैं। 2 बातें हैं। अगर मैं कहता हूँ कि रेट 5%, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर रेट 5% है और प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दे रखा है? 48,000 है, वो संख्या ही है, प्रिंसिपल ही कहोगे, और यही संख्या कह दो चाहे आप, चलो ठीक है, संख्या कह दिया, ठीक है ना। तो 5% 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो मैं कहता हूँ कि अगर सक्सेस लगाता हूँ तो 3% में कहूँगा कि 15.7625 हो जाएगा। समझ गए बात? अगर रेशियो लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जब रेशियो लूँगा तो प्रिंसिपल 8,000 हो जाएगा, और अभी मैंने कहा था कि 92 कितना होगा? 61 होगा। पीछे क्वेश्चन मैंने बताया है, तो 8,000 से 92 61 हो गया। तो आप देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कहाँ बताए थे, अगर भूल गए हो तो ये देखिए, अगर 5% की दर थी, क्या था बेटा? 5% की दर थी, तो प्रिंसिपल 20-20-20 3 साल का 8,000 92 61 हो गया, ठीक है ना। तो यहीं पे हम बताना आपसे चाहते हैं कि जब ये 8,000 92 61 हो गया तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो मतलब कि जितना ब्याज मिलेगा, मतलब कितना वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 1261 की वृद्धि होगी। तो 639 है ना, और 1 10, या आप देखिए 6 1 7 2 1 3, चलो ठीक, कोई बात है, इतने की वैल्यू निकालना है। आप चाहो तो यहीं से सवाल बना सकते थे कि 48,000 की वैल्यू जो है ना, ध्यान सुनिए, 48,000 जो है वो किसकी वैल्यू है? वो 8,000 यूनिट की वैल्यू है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। आपसे 1261 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 1261 की बात जब मैं करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8 छंग 48, 6 जाएगा, तो 12 छंग 72, 6 चौक 36, 72 3 75, 66 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 75 66 आ जाएगा। ये मैंने गुणा कर लिया, और वैसे भी दिख रहा है कि 6 कम 6, आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 होगा। तो एक ही ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन हो गया। मतलब कहने का है कि 5% की दर से 3 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल में अगर देखेंगे तो 8,000 और 92 61 बनता है। बार बार ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है 5% वाला। तो 1261 हो गया, इसका मतलब 1261 की वैल्यू निकालना है, तो 8,000 यूनिट की वैल्यू 48,000 है, तो 1261 की वैल्यू हो गई, तो मैंने यहाँ से आप निकाल लिया। मतलब आप इतनी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे और सेकेंडों में सवाल को बना पाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या कहता है कि मैंने ये कहा कि अगर 5% की दर है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625 होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताओ कि 48,000 अपने आप में 100% है, तो 15% क्या होगा? तो मैं कहूँगा कि 10% 4800 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। और उसका 5% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 या कितना हो गया? 7200 हो गया। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? 0.75 था, देखो 0.7625, 0.3/4 कितना?
3/4 आप निकालना है कितने का, इसका 3/4 48,000 का। तो आप ध्यान सुनिएगा, मतलब 48,000 का नहीं, क्योंकि 10% आपने निकाला था, तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि आप 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 480 हो जाएगी। ठीक है ना। यहीं पे 3/4 लिखेंगे ऐसे, तो ओरली ये बात तो मन में कर सकते हो ना। तो 120 हो जाएगा, बात 360। मेरी बात ध्यान सुनना, 360 आ गया ना। थोड़ा वैल्यू क्या थी, 0.7625 75 से ज़्यादा थी। तो 72/3 कितना हो गया बेटा, 75-60 आ गया। और एक ही ऑप्शन था 75 के आसपास, तो यहाँ वैसे ही पता चल रहा था कि 7,000 के आसपास आंसर आएगा। बहुत दूर दूर ऑप्शन थे, तो मुझे लगता नहीं कि इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की ज़रूरत थी। थोड़ा सोचो और इस सवाल को समझने की कोशिश करो। समझ में बात आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। कह रहा है एक वृत्त की परिध बोल सकते हैं इसको, परिमित लिखा है, कोई बात नहीं। परिध और परिमित एक ही होता है। एक वृत्त की परिमित एक वर्ग की परिमित मतलब परिमाप और परिधि के बराबर हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मतलब कहने का है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, और हमसे क्या पूछा है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग के क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। और ये कह रहा है कि एक वृत्त और एक वर्ग दोनों के जो क्षेत्रफल हैं वो क्या है, दोनों के परिमाप जो है, परिधि जो है वो बराबर है, परिमाप बराबर है। तो मुझे पता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो उसकी जो परिधि होगी वो 2πr होगी, और अगर वर्ग का जो भुजा a है तो उसका जो परिमाप होगा वो कितना बन जाएगा, 4a बन जाएगा। क्लियर है बात? तो आपको पता है कि यहाँ से इसको कैंसिल करूँगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो मैं कहूँगा कि 2a, तो r की वैल्यू जब निकालूंगा तो 2a कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। आप कुछ मत करो, ठीक है। आप यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर त्रिज्या r है तो आप कहेंगे सर πr² होगा, ठीक है ना। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अगर भुजा a है तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर आ जाएगा। आपने r निकाला है तो आप क्या करेंगे कि पाई तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे, और उसके बाद 2a अपान पाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² अपान क्या हो जाएगा, π²। ध्यान तो समझना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर a है तो यहाँ पे हम a की वैल्यू a² ही लिखेंगे। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। अब a² से a² कैंसिल होगा, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4/पाई आ गया। और 4/पाई जब लिखूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, 22/7। 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 और 2 11 22। तो आप क्या कहेंगे कि 14:11 आ गया। बताओ है क्या, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? तो कुछ भी नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं यहाँ तो ए भी निकाल के वैल्यू पुट कर दो, फिर भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कोई सोचने की बात यहाँ पे नहीं है कि सर आपने आर निकाला, अगर मैं ए निकाल के वहाँ पुट करता तो फिर भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। करा कि 12 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के एक कोने में एक बकरी 7 मीटर लंबे रस्से से बंधी हुई है, वह कुल कितने क्षेत्रफल में घास चर सकेगी। तो मेरी बात ध्यान से समझना, कह क्या रहा है ये कि एक वर्गाकार क्षेत्र है, क्या है, एक वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसकी भुजा कितनी है, 12 है, 12 है। तो आपको ये पता है कि 7, यहाँ पे एक आपने बकरी बांध दिया, 7 5 12 करीब 7 है, तो ऐसे यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। और इस क्षेत्र को इतना क्या करेगी, वो चर लेगी। तो मैं कहता हूँ कि इसके 1/4 भाग चरेगी। अगर मैं एक पूरा सर्कल होता तो 1/4 पार्ट चरती, है ना। तो उसने पूछा कुल कितने क्षेत्रफल के घास को चर सकेगी, ठीक है ना। तो इतने भाग को चर सकेगी, इतने को, बताओ भाई। और आपसे यही पूछा गया है, बस यही पूछा गया है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि क्षेत्रफल जो होगा, कितने क्षेत्र को वो चर सकेगी, तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन क्या है, 1/4 है, तो 1/4 πr²। r की वैल्यू क्या दे रखा है, तो r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है बेटा, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर दे रखा है। क्या दिया है, 7 मीटर दिया है, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो 1/4 करोगे, पाई का मान 22/7 और r का मान 7 × 7, 7 से 7 कटेगा, 2 11 2 दूना 4
2 11 22, 1177/2 तो कितना हो जाएगा, 77 का आधा 38 है ना, 38.5 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वो चर लेगी। मतलब कहने का है कि 144 जो मीटर स्क्वायर में से कितना वो चलेगी, 38.5 वर्ग मीटर चलेगी। अगर पूछा होता कि कितना क्षेत्रफल बचेगा उस वर्गाकार खेत या क्षेत्र का, तो आप क्या करते, 144 में से इतना घटा देते 38.5, तो आपका वही आंसर आ जाता है। लेकिन आपसे पूछा है कि कितना चलेगी, तो यही इतना चलेगी, इसी का मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया। क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा सर एक पार्ट ये होगा, ऐसे ऐसे मान लो हो जाता, तो एक ये होगा एक ये होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में कि स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है या अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर 3 घंटे में लौट आता है। दरिया में जल का वेग क्या है? आपसे जल का वेग पूछा है। जल का वेग का मतलब हुआ कि धारा की चाल आपसे पूछी गई है। क्या? धारा की, दरिया में जल का वेग मतलब y किलोमीटर अगर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना, स्थिर जल में एक नाव की चाल, तो ये जो है हमारा ना वो x दे रखा है। स्थिर जल में नाव की चाल होती है x किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, वो 9 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से समझना, वो ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर की दूरी वो जाता है ना, और अनुप्रवाह में, और 12 किलोमीटर वो आता भी है। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाएगा और अप स्ट्रीम स्पीड से वापस आएगा। तो 12 किलोमीटर जब वो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड से, तो आप जानते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है, मतलब कि धारा की चाल प्लस जो नाव की चाल है ना, तो नाव की चाल तो x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई होता है। और ये क्या होता है, ये वाली वो x माइनस वाई होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि 12 गया वो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस वाई, आपसे y का ही मान निकालना है, और वही 12 आया वो 9 माइनस वाई अप स्ट्रीम स्पीड से, तो 3 घंटे लग गए। ठीक, कितना? 3 घंटे लग गए। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, और ये भी कटेगा। ठीक है, तो 4 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे कितना लेंगे, 4 बाहर ले लेंगे। तो आपको पता है कि ये जो होगा यहाँ पे, मतलब बाहर कॉमन लिया तो 3 चौक 12 हो गया, ये 9 प्लस वाई 9 माइनस वाई कट जाएगा, तो 9 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 अपान 9 9 81 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 3 से कटा है तो यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि 4 गुणे 18, इसको आप मल्टीप्लाई मत करिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 81 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, 18 चौक 72, 72 और 81 का जो डिफरेंस होगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3। किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। ये एक्चुअल में क्या है, ये धारा की चाल है। तो पूछा है दरिया में जल का वेग क्या होगा, अर्थात धारा का वेग क्या होगा, तो 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब अगर सवाल आप समझ गए तो सवाल में कुछ होता नहीं है, बहुत आराम से सवाल आप कर पाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूरी को का प्रथमार्ध, मतलब कि पहला आधा भाग जो है वो 64 किलोमीटर प्रति आवर, और द्वितीयार्ध मतलब कि जो दूसरा हाफ है वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। उसकी औसत रफ्तार क्या है? तो आप जानते हैं कि जो औसत चाल होती है, औसत चाल क्या होती है, समझना मेरी बात को, वो ये होता है कि 2s1, समझो कब लगाते हैं इसको, 2s1 h2 अपान s1 प्लस h2। जब कोई व्यक्ति एक फिक्स दूरी d s1 स्पीड से जाएगा, s1 स्पीड से जाएगा, s2 स्पीड से आएगा, तो जो उसकी औसत चाल होती ये होती है। ठीक है, आप कहेंगे सर मतलब कहने का ये फार्मूला तब लगता है जब हमारी क्या हो, दूरी फिक्स हो, नियत हो, दूरी नियत हो तो लगता है ना, हो तो तब का ये औसत चाल का फार्मूला है। तो क्या इस सवाल में है? आप कहेंगे यस, क्यों नहीं है। अरे भाई, अगर मैं कहता हूँ कि ये 10 मीटर लंबा रास्ता है, तो पहला 5 मीटर गया वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मैं कह दूँ चाहे आया और चाहे कह दूँ 5 मीटर इधर गया, तो बात एक ही है ना। इसका मतलब सेम दूरी वो तय कर रहा है, लेकिन अलग अलग चाल से। तो मतलब कहने का है कि बेटा ये S1 है और वो SC क्या है, ये S2 है। मतलब सवाल समझने भर की देरी थी, बाकी कुछ था नहीं। ठीक है, तो बस आप वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणे 64 गुणे 80 बटे 64 प्लस 80। ठीक है ना, 64 प्लस 80। तो आप जोड़ो या डायरेक्टली कट कर दो,
मैं तो कहता हूँ कैलकुलेशन कभी भी बढ़ाया नहीं जाता है, उसको हमेशा छोटा किया जाता है, खासकर कंपटीशन में। 8 से ये भी कटेगा, 8 दाम 80 हो जाएगा। देखो पहले 8 दाम 80 और 8 अठाई 64 और 8 दाम 80, ये कितना हो गया 18 बन गया। अब मेरे लिए आसान हो गया, नंबर बड़ा था मैं जोड़ता तो टाइम लग जाता, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि 2 गुणे 64, 2 गुणे 64 गुणे का 10 है, और ये कितना बचा कि 10 8 18 आ गया। आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर आ गया, ठीक है। तो किससे कट करूँ मैं इसको? तो आप कहेंगे कि 2 से कट को 2 9 18 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 9, इसको 600 आप 40 लिख लो और 9 से डिवाइड करो, तो 9 से 63 होता है, 63 होता है। 1 64 10 ये हो जाएगा, 9 1 कम 1, मतलब 71.11 किलोमीटर पर आवर होगा उसकी औसत चाल, ठीक है। 71.11 किलोमीटर पर आवर। हालांकि जब भी एवरेज स्पीड पूछे औसत चाल तो S1 और S2 के बीच की ही होगी। हालांकि 64 और 80 के बीच के सारे नंबर थे, नहीं तो हम देख के अगर ऐसा भी ध्यान देने की ज़रूरत होती। बहुत सारे सवालों में ऐसा रहता है कि बहुत टफ डेटा दिया जाता है, कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं कि दोनों के बीच में ही रहेगी जो एवरेज स्पीड आएगी। तो आप देख लीजिए 71.1 इज़ द राइट आंसर। एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाई 4:5 के अनुपात में है और उनके व्यास 3:2 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात क्या है? ध्यान से देखिए, एक शंकु है और एक बेलन की ऊंचाई। अगर मैं कह दूं कि शंकु है, क्या है? एक शंकु है और एक क्या है? ये बेलन है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? दोनों में त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात अलग अलग दे रखा है। क्या दिया है यहाँ पे? देखो, करेक्ट शंख और बेलन की ऊंचाई, तो ये शंख की ऊंचाई 4 है तो इनकी कितनी है? ये 5 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और क्या है? कह रहा है कि उनके व्यास, व्यास मतलब डायमीटर है, व्यास ये होता है, ध्यान देना इस बात को। इसका मतलब है कि जो उनकी त्रिज्या है शंख की वो 3/2 है, ठीक है ना। और ये क्या है? 2/2 अर्थात 1 है, ठीक। अगर यहीं पे मैं कहूँ उनकी त्रिज्या का अनुपात अगर लिखना चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो। मेरी बात ध्यान सुनो, ये 2 से डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3/2, ध्यान सुनो 3/2 और ये 1 होगा, तो भाई 2 से आएगा तो 3:2 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो उनके व्यास का अनुपात होता है वही उनके त्रिज्या का अनुपात होता है। तो आप इसको कैलकुलेट मत करो सवालों में, ठीक है। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। आप देखिए कि अगर 3 यूनिट है, आप थोड़ी देर के लिए 3 और रेशियो 2 है, ये क्या है? ये इनके डायमीटर का अनुपात है ना। ये इनके व्यास का अनुपात है। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। 3/2 और 2/2 लिखा है, मैं कह दूं कि इसको ये फ्रैक्शन में दे रखा है ना। रेशियो फ्रैक्शन में होता नहीं है। अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बताइए कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 3:2 ही तो आएगा। क्या आ जाएगा? 3:2 ही तो आएगा। इसका मतलब ये हो गया, या जो भी डायमीटर, मतलब जो अनुपात डायमीटर को होगा वही सेम अनुपात हमारा रेशियो है ना, रेशियो है तो वही हमारा रेडियस का भी हो जाता है। तो ये 3:2 हो जाएगा। तो बस आप लगा दीजिए उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो उनके आयतनों की अनुपात की जब बात किया है आप, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। इसकी त्रिज्या अगर मैं R1 मान लूँ, ठीक है ना, R1² और H1 मान लूँ, है ना। आयतनों का अनुपात पूछा है और ये क्या होता है? पाई, और इसको मैं R2 मान लूँ, R2² और इसकी हाइट को मैं H2 मान लूँ, ठीक है। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पे 3 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे दोनों, या ऐसा कह दूँ कि 3 इधर चला जाएगा। लेकिन ध्यान समझिए, तो मैं 1/3 ऐसे लिखा रहने देता हूँ और इसको मैं कह दूंगा कि इसकी जो त्रिज्या 3 है तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और हाइट कितना है? 4 है, ठीक है बात। और यहाँ पे करेंगे तो इसकी त्रिज्या 2 है तो 2 दुनाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और उसकी ऊंचाई कितना है? 5 है। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है ना। 3 रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? 3:5। यहाँ 3 बचा और यहाँ पे क्या बचा? 5 बचा, तो 3:5। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे चलता हूँ। करा किसी कोड में, अब रजनी का ये क्वेश्चन बीच में आ गया है, कोई बात नहीं। किसी कोड में गो होम को टा ना और नाइस लिटिल होम को ना जा पा लिखा जाता है, उसी कोड में गो को कैसे लिखेंगे? आप मेरी बात आप फोकस करिए
कि गो को कैसे लिखेंगे। गो कहाँ पे है, यहाँ पे है, गो यहाँ पे, तो होम यहाँ पे है, आप देखिए होम यहाँ पे है, और होम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप देखिए कि इन दोनों में, मतलब इन गो होम का कोड ये है और नाइस लिटिल होम का कोड ये है। तो देखिए कॉमन क्या है, तो जो यहाँ होम और यहाँ होम है, दोनों में होम कॉमन है, तो कोड भी कॉमन होगा, NATA। तो NA है, इसका मतलब है कि ये होम का कोड है, किसका, होम का कोड है। ठीक, हमसे गो का कोड पूछा है तो ऑटोमेटिक TA हो जाएगा। सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, A इज द राइट आंसर। ये कोडिंग का सवाल है, बहुत आसान है। एक व्यक्ति सेल में वस्त्र खरीदते समय 45 रुपये खर्च करता है और 5 रुपये की बचत करता है। उसकी बचत का प्रतिशत क्या है, उसकी बचत का प्रतिशत क्या है। तो एक व्यक्ति सेल में वस्त्र खरीदते समय, जब वो सेल लगी है तो 45 रुपये की चीज़, मतलब 45 खरीदा, 5 रुपये बचत कर लिया। इसका मतलब वस्तु की कीमत, अंकित मूल्य कितना था, वो 50 था, 50 रुपये था, लेकिन सेल में पहुंच गए आप। ठीक है ना, 50 की चीज़ आपको 45 मिल गई, इसका मतलब 5 रुपये आपने बचत कर लिया। कितने परसेंट बचत कर लिया, तो हम कहेंगे 50 दूना 100 और 2 पंचे 10% की आपने बचत कर लिया है। बताओ भाई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं कि काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाए। तो मैं कहता हूं कि जो 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं, तो मैं कहता हूं अगर x दिन बाद छोड़कर काम जाएं तो काम 45 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए टोटल काम कितना होगा कि अगर 15 आदमी 40 दिन काम करते हैं तो टोटल काम यही होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 15 आदमियों ने x दिन काम किया, x दिन के बाद छोड़कर 5 आदमी चले गए, तो बचे कितने अब, 15 आदमियों ने x दिन काम किया, 15 आदमियों ने x दिन काम किया, तो इसका मतलब है कि अब बचे कितने आदमी, 10 आदमी बच गए और 5 दिन काम कर कर चले गए हैं, तो वो बचा कितना, 45 में से 5 आप x घटा दो, 5 आदमी चले गए तो x दिन काम करके चले गए तो एक घटा दिया, तो यहीं पे वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15x प्लस 45 धामा 450 माइनस 10x। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये 600 आएगा, इधर आएगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है ना, और 15x और 10x का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5x आएगा। तो 5 नहीं 15, इसका मतलब ये है कि x कितने दिन बाद जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 30 दिन बाद अगर वो काम छोड़कर चले जाएं तो काम 45 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात। अच्छा, और अगर तरीका सोचो सवाल का, हालांकि जैसा एक लाइन में उसने कहा है ऐसे सिंपली हो गया, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं, ये आपसे पूछा है सवाल में, कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं, कुल काम 45 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है ना, तो मैंने ये मान लिया कि x दिन बाद छोड़कर जाएंगे, इसका मतलब 15 आदमियों ने x दिन काम किया, अब 5 आदमी चले गए, 5 आदमी चले गए तो बचे कितने आदमी, 10 आदमी बच गए, और 45 दिन में काम खत्म करना था तो x दिन काम किया है तो 45 माइनस x हो जाएगा, सीधे वैल्यू आ गई। इसका मतलब 30 दिनों के बाद उन्होंने काम को छोड़ा था 5 आदमियों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु की लागत मूल्य 200 है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त हो तो अंकित मूल्य कितना है। MRP आपसे पूछा गया है। कल हमने लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट जो कराया था, मतलब कहने का है कि इसके जो पीछे प्रैक्टिस सेट हुआ है ये हमारा आई थिंक 15 है ना, तो 14 या 13 में ये ऐसा क्वेश्चन था कि मैंने आपको बताया था कि CP और MRP के बीच में जब रिलेशन आए तो फार्मूला क्या होता है कि 100 माइनस D कहाँ से आया था ये भी मैंने बताया है कि 100 प्लस P, ये जो होता है ना ये परसेंट में होता है बेटा, किस में लिखा था, परसेंट में रहता है। लेकिन आप अगर फार्मूला नहीं याद है, चलो ठीक है, तो कैसे करेंगे, डिस्काउंट हमेशा, किसी वस्तु की लागत मूल्य 200 है, कितना है 200 है, तो 200 पे प्रॉफिट होगा, हमेशा CP पे प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट, 20% लाभ, तो आप कहेंगे 120% की वैल्यू। ये क्या लिख दिया गया, CP पे 120% क्या बना, ये आपका SP आ गया, लेकिन MRP पे डिस्काउंट दिया गया कितना, 20% का। ठीक है ना, तो 20% डिस्काउंट दिया गया तो मैं कहूँगा कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो बस आप MRP निकालना ही, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है ना, और 40 दूना 80 और 40 पंचे 200, 40 दूना 80 और 40 पंचे 200, और ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, MRP कितनी होगी, 300 आ गई।
ठीक है ना। तो वस्तु की MRP कितना थी बेटा, 300 थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज की ये इशू था, बाकी तो सब कुछ बढ़िया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर अच्छा लगे तो हमारी क्लास को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।